लद्दाख बाइक ट्रिप करने की सोच रहे हो पर दिमाग में सवाल ही सवाल है। कैसे जाएं, क्या लेके जाएं, ऑक्सीजन का क्या होगा, पेट्रोल कहाँ मिलेगा, बजट कितना आएगा, फूड का क्या होगा, स्टे क्या होगा। टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कवर करूंगा ए से जेड तक। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना। और ये ब्लॉग खासकर उन लोगों के लिए है ना जो फर्स्ट टाइमर है, जो फर्स्ट टाइम बाइक से लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है ना राइड प्रिपरेशन की। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बाइक लेके जा रहे हो, 100 सीसी की लेके जा रहे हो, 200 सीसी की लेके जा रहे हो, 250 सीसी की लेके जा रहे हो, या कोई सी भी बड़ी बाइक लेके जा रहे हो। मैटर करती है आपका राइडिंग कॉन्फिडेंस और बाइक की मेंटेनेंस। अगर आपकी बाइक फुल्ली मेंटेन्ड है, सर्विस्ड है, पूरा प्रिपेयर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बाइक से लद्दाख ट्रिप कर सकते हो। बस कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जैसे कि टायर्स आपके नए डले होने चाहिए। और खासकर वो टायर ले लो जो 80-20 वाली होती है ना, ऑफ रोड और रोड वाली, तो वो वाली टायर डलवा लो 80-20 वाली। ठीक है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो ये टायर डलवाओ। फिर आती है ब्रेक पैड्स, क्लच वायर, चेन ल्यूब। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी चेन सेट घिस चुकी है, चेन सेट खराब हो रखी है, इसको चेंज करने की जरूरत है, बिना संकोच किए हुए चेन सेट चेंज करवा लो, नए ब्रेक पैड्स डलवा लो, क्लच वायर नए डलवा लो और फिर निकलो ट्रैवल के लिए। और एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स भी कैरी करना, फ्रंट और रियर दोनों का, क्योंकि वहाँ पे ना ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो घिस जाता है। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरा फ्रंट ब्रेक पैड जो है ना वो घिस गया था, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया था। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। फिर आता है बाइक का मॉडिफिकेशन। तो देखो लद्दाख का ऐसा ट्रेन है ना कि वहाँ पे आपको मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं पे हो सकता है कि रोड ऑफ रोड ज़्यादा मिल जाए, कहीं अच्छा स्मूथ रोड मिल जाएगा। वैसे अभी तो काफ़ी स्मूथ रोड बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो आपको करना क्या है, इंजन गार्ड लगानी है, क्रैश गार्ड लगानी है, रेडिएटर गार्ड लगवा लेनी है। साथ में आपको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगाना है, क्योंकि जो बाइक की नॉर्मल हेडलाइट आती है ना उसमें ना उतना ज़्यादा सफिशिएंट लाइट है नहीं, वो आपको दिक्कत करेगी। तो आपको ऑक्सिलरी लाइट आपको लगवाना पड़ेगा, तो वो लगवा लेना। ठीक है, और साथ में लगवाना एक मोबाइल होल्डर। और मोबाइल होल्डर ऐसा लगवाना जिसमें फ़ोन चार्ज कर सको आप, मतलब मोबाइल बाइक की बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी और उससे फिर आप फ़ोन चार्ज कर सको। लगेज कम कैरी करना और स्मार्टली ट्रेवल करना। ठीक है, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लगेज कैरी करना। मैनेज करो, कम सामान के साथ ट्रेवल करना, जर्नी उतनी अच्छी रहेगी, मेरी बात मान लेना। ठीक है, अब आते हैं गियर से रिलेटेड। तो देखो बाइक से जा रहे हो, रिस्क बहुत है, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट होना ही चाहिए। ठीक है, ये लेना। और लद्दाख किसी भी मंथ में जा रहे हो, 12 महीने में से किसी भी मंथ में ठंड वहाँ पे होती ही होती है, तो थर्मल लाइनर साथ में ले जाना, थर्मल लाइनर यूज़ करना। ठीक है, ग्लव्स आपको चाहिए, विंटर ग्लव्स चाहिए, और ग्लव्स भी ऐसे जो विंड प्रूफ हो, क्योंकि वहाँ तेज़ हवा चलती है तो उससे भी। और ग्लव्स भी ऐसा लेना ना जिसको पहन के आप अपना फ़ोन यूज़ कर पाओ। इस तरह वाले ग्लव्स आते हैं मार्केट में, राइनॉक्स के, सोलेस के, बहुत सारे आते हैं, तो वो आप यूज़ करना। ठीक है, और वैसे तो लद्दाख जो है रेन शेडो जोन में पड़ता है, वहाँ पे बारिश बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप रेन लाइनर कवर करना। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सर्द हवाएं हैं ना वो जब चलती है ना तो आपके ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो उस टाइम जो है ना विंड चीटर का काम करेगी। तो आप उसको अगर पहन के और फिर राइड करोगे तो विंड चीटर का काम करेगी, तो हवा से आप बच जाओगे। ठीक है, उसके बाद आती है चीज़ें राइडिंग बूट्स की। तो एक अच्छा डिसेंट सा राइडिंग बूट ले लेना, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ और ले लेना, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स होंगे, तो हो सकता है कि आपके बूट्स जो है भीग जाएं। या फिर ऐसा भी तो है ना कि आप राइडिंग ही तो पूरे टाइम नहीं करोगे ना, लोकल साइट सीइंग भी तो करोगे। तो लोकल साइट सीइंग जो है आप राइडिंग बूट पहन के नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको अपना जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ लेके जाओगे वो पहननी पड़ेगी, तो वो ले जाना। उसके बाद सॉक्स की बात करें तो सॉक्स देखो वुलन सॉक्स लेना, क्योंकि जैसे कि बताया कि किसी भी मंथ में जाओ ठंड वहाँ पे पड़ती ही पड़ती है, तो सॉक्स वुलन लेना। और कोशिश करो कि वाटरप्रूफ सॉक्स ले लेना। वाटरप्रूफ सॉक्स आते हैं जैसे राइनॉक्स के आते हैं, तो वो उस तरह के, बट अगर नहीं ले जा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में आपको कैरी करना है DL, RC, POC, ये 3 चीज़ मेन है। उसके बाद आता है आपको ILP यानी कि इनर लाइन परमिट। टेक्निकली अब ये ILP नहीं कहलाता है, अब जो है वहाँ पे लद्दाख में इन्वायरमेंटल फ़ी बोलते हैं उसको, तो वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन नहीं लिया है तो लेह के मार्केट में किसी भी साइबर कैफ़े में जाके और फिर वहाँ पे आसानी से आप वो
ऑब्टेन कर सकते हो। एक मुझे शॉप मिला है, कम्युनिकेशन शॉप, जो साइबर कैफ़े टाइप के हैं, तो वहाँ से मैं अभी बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी बनवा के और फिर हम लोग आगे की आज ट्रैवल करेंगे, राइड करेंगे, जैसे नुब्रा है, पैंगोंग है, ये सब जाने को हमें मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ध्यान से सुनना, छोटी सी लापरवाही ना आपकी जान ले सकती है, तो ये वाला सेक्शन ध्यान से सुनना। देखो वहाँ पे ना हाई अल्टीट्यूड एरिया है, मतलब ऑन एन एवरेज जो अल्टीट्यूड है लद्दाख का ना वो है 14,000 पे। पैंगोंग आपका 14,000 पे है, सोमरिज 14,000 पे है, हानले 14,000 पे है, उमिंगला 19,000 पे है, फिर डेमचौक भी वही है 12-14,000 के फीट पे है। तो मतलब एवरेज अल्टीट्यूड जो है 14,000 है। तो वहाँ पे एएमएस हो सकता है आपको, ठीक है। तो एएमएस से बचने के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा डाइमॉक्स टैबलेट। मार्केट में मिलती है, किसी भी हर एक मेडिसिन स्टोर पे उपलब्ध है डाइमॉक्स टैबलेट। और डाइमॉक्स टैबलेट को यूज़ कैसे करना है ना, देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए। मान लो कि आप कल खारदुंगला पास क्रॉस करने वाले हो, तो आपको एक दिन पहले ही डाइमॉक्स टैबलेट खानी है, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक और ले लो, जैसे कि आप कल को उमिंगला जाओगे और आज हानले में रुके हुए, तो आज आपको एक नाइट में डाइमॉक्स टैबलेट लेनी है, ताकि क्या होगा ना, बॉडी आपकी अडेप्ट कर जाएगी और एएमएस होने का जो है खतरा वो घट जाएगी। एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन कैरी करना है, कुछ इस तरह का ऑक्सीजन कैन आता है, ये आपको कैरी करना है। इसका यूज़ करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखो ये ढक्कन, ये तो हटा दो, साइड कर दो, फिर ये बड़ी ढक्कन इसको निकालो ऐसे और इसको फिर लगाओ इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। तो जैसे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन वाली मास्क रहते हैं पूरा उस तरह का बन जाता है, और इसको फिर आपको मुंह पे लगाना है और एक पफ लेना है। ये नहीं कि दबाए रखें, इसको दबा दबा के नहीं रखना है, वो एक पफ लेना है, जैसे कि इसे देखो, बस एक पफ लेना है और फिर रख देना है। और इसको आपको हर एक 15 से आधे घंटे के ड्यूरेशन पे लेना है। और जब भी ऐसा लगे ना कि ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बिना संकोच किए ना आप ऑक्सीजन यूज़ करना स्टार्ट कर दो और कोशिश करो कि जल्द से जल्द हाई अल्टीट्यूड से आप लोअर अल्टीट्यूड की तरफ आने के लिए। जैसे कि आप उमिंगला जा रहे हो, तो उमिंगला कितना पे है, 19,000 के फीट पे है। तो अगर वहाँ पे आपको एएमएस का ऐसा कुछ लगता है ना, तो आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी हानले आ जाए, क्योंकि हानले जो है वो 14,000 के फीट पे है। तो इस तरह से जो है ना आप मतलब परेशानी से बच जाओगे, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे जो दिक्कत आती है कि लोग ठंड की वजह से ना पानी नहीं पीते हैं, तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ओआरएस कैरी करना है। और मेरी बात मानो तो जितनी बार अपनी वाटर बोतल रिफ़िल करोगे ना, 1 लीटर वाली वाटर बोतल, उतनी बार एक पैकेट ओआरएस जो है उसमें आप डाल देना, और थ्रू आउट द आप जब जब पानी पियो तब तक वो ओआरएस वाली पानी पीते रहना। हाँ, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन आपको बार बार सुसु आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, करते रहना सुसु सुसु, क्या दिक्कत है। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, आइटनरी के बारे में। तो जैसे कि देखो, मेरा जो राइड स्टार्ट हुआ था वो नोएडा से स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जो आइटनरी है नोएडा टू नोएडा है, मतलब ठीक है, दिल्ली टू दिल्ली बोल दो या नोएडा टू नोएडा बोल दो, इस तरह से है। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो देखो, लद्दाख जाने के ना 2 रास्ते हैं। एक तो आप मनाली साइड से निकल जाओ, मनाली से बारालाचला सरचू होते हुए लेह पहुंच जाओ, और दूसरा कि आप पहले कश्मीर जाओ, कश्मीर से ये सोनमर्ग और जो ज़िला होते हुए कारगिल होते हुए फिर ले जाओ। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो इसका मतलब मैं मानता हूँ कि आप फर्स्ट टाइमर हो। तो आप जो है श्रीनगर वाले रोड लो, जो मैं रूट को फॉलो किया था उसको। नोएडा से डे 1 में पहुँच जाओ पठानकोट, 550 किलोमीटर का जर्नी है, यहाँ तक पहुँच जाओ। अगर आप ज़्यादा चाहो तो जम्मू तक भी पहुँच सकते हो, लेकिन ठीक है, 550 किलोमीटर कम नहीं होता है। तो पहला दिन पठानकोट तक पहुँच जाओ, वहाँ नाइट स्टे करो। दूसरा दिन पठानकोट से श्रीनगर पहुँच जाओ। दूसरे दिन आप पहुँच के फिर वहाँ पे श्रीनगर में थोड़ा सा डल लेक घूमो, वहाँ पे देखो। फिर डे 3 में श्रीनगर से आप स्टार्ट करोगे और कारगिल पहुँचोगे। तो इस दिन आप कारगिल जब जाते रहोगे ना, उस बीच में आपको सोनमार्ग पड़ेगा, जो जिला पास पड़ेगा, तो ये सब आप एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। डे 4 में आप जो जाओगे वो कारगिल से लेह जाओगे। तो कारगिल से लेह जाओगे ना, तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो घूमने लायक हैं, कुछ देखने लायक पॉइंट्स हैं। जैसे पहला तो आपका मैग्नेटिक हिल हो गया, लामायूरी हो गया। लामायूरी को मूनलैंड बोलते हैं। जो लामायूरी का जो टेरेन है ना, वो बिल्कुल मून के सरफेस को रिजेंबल करता है। तो वो देखना, वो बहुत फैसिनेटिंग लगेगा यार देखने में। मतलब मैं तो मतलब एकदम सरप्राइज हो गया था इस तरह से देख के। फिर बीच में पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो।
फिर लेह पहुंच जाओ। फिर डे 5 आप क्या करोगे, लेह में ही स्टे करना, क्योंकि रेस्ट की भी ज़रूरत है और आपको आपके बॉडी को एक्लिमेटाइज की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस दिन आप क्या करना कि लोकल साइट सीइंग करना, लेह पैलेस चले जाना, शांति स्तूपा चले जाना, और साथ साथ जो परमिट है, ज़रूरी परमिट है, वो अरेंज कर लेना। अगर ऑनलाइन नहीं लिए हो तो ऑफलाइन जाके ले लेना। डे 6 में आप जाओगे लेह से नुब्रा, और इस दिन आप क्रॉस करोगे माइटी खारदुंगला, जो किसी टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब उमिंगला वाली पास है जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ठीक है, तो यहाँ से जाओगे, फिर बीच में वहाँ पे खलसर आएगा, एक जगह का नाम है खलसर, वहाँ पे वाई जंक्शन है। तो आपके पास अगर देखो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है तो आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो। वहीं से वाई जंक्शन से एक रास्ता चली जाती है सियाचिन बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, और एक चली जाती है नुब्रा वैली की तरफ। तो आप नुब्रा वैली चले जाना, वहाँ पे आप सैंड ड्यून्स में कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप नुब्रा वैली से 80 किलोमीटर आगे तुरतुक है, जो एलओसी के पास है। तुरतुक और थांग विलेज एलओसी के बिल्कुल पास में है, तो वहाँ आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब डे 7 की बात आते हैं, तो नुब्रा से पैंगोंग लेक जाओगे। तो इसके भी जाने के ना 2 रास्ते हैं। आप जिस रूट को फॉलो किए वो रूट जो पहला ऑप्शन है, आप वापस से खलसर आओ, खलसर से खारदुंगला क्रॉस करके लेह आओ, और लेह से फिर पैंगोंग जाओ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे खलसर आओगे ना, खलसर से सियोक वाली एक रूट है जो सियोक रिवर के साथ साथ रूट जाती है, अघम विलेज होके जाती है, तो वो वाली रूट ले लो। ये जो सियोक वाली रूट है थोड़ा सा एडवेंचरस है, थोड़ा सा डरावना भी है, क्योंकि काफ़ी बार रोड ऐसा है ना बिल्कुल नदी के बीचों बीच से गुजरता है, तो वाटर क्रॉसिंग्स भी उसमें काफ़ी हैं। काफ़ी तेज बहाव वाली वाटर क्रॉसिंग है। ये देखो जो आ रही है ट्रैवलर, ये देखो अभी इसको हम क्रॉस करके आए हैं और हमें ज़मीन में पाँव रखना पड़ गया था, फ्रोस्ट बाइट हो गया था यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर पैंगोंग में आप वहाँ पे नाइट स्टे करना, पैंगोंग लेक का एंजॉय करना। फिर डे 8 में आप जाओगे पैंगोंग से हनले। तो देखो इस दिन भी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है रेजांगला वॉर मेमोरियल होते हुए रास्ता है, और एक है काकसांगला होते हुए। तो अगर आप एडवेंचर पसंद आदमी हो तो आप काकसांगला वाला रोड लेना। इसी में आपको 2 और खूबसूरत लेक मिलेगा, यायासो और मिरपालसो। ठीक है, तो ये दोनों छोटे छोटे खूबसूरत लेक आपको देखने को मिलेगा, और काकसांगला वाला जो पास है वो क्रॉस करोगे। वैसे काकसांगला का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इस तरह का है ना, वो बहुत ज़्यादा कर वाले टेढ़ा टेढ़ा इस तरह से है, और चढ़ाई भी एकदम से है, तो वो थोड़ा सा मतलब है डेंजरस है। मतलब मैं 1 नंबर और 2 नंबर गियर से ज़्यादा उस पर चला ही नहीं पा रहा था। जहाँ पे भी कर्व आता था ना वहाँ पे मैं 1 नंबर गियर में ही चला रहा था, फिर जहाँ पे प्लेन आता था फिर 2 नंबर गियर पे। और अगर आपको रेजांगला वार मेमोरियल की तरफ जाओगे तो वो एक अलग रूट है, तो वहाँ पे आप रेजांगला वार मेमोरियल में घूम सकते हो, वहाँ पे आर्मी ने जो बना रखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो डे 9 में आप जाओगे हानले से उमिंगला और डेमचौक। ठीक है, तो अगर आप हानले जा रहे हो तो डेमचौक भी जाना ही जाना। ठीक है, डेमचौक इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको जैसे पता होगा कि इंडिया और पीएलए जो चाइनीज़ पीएलए आर्मी है उनके बीच में स्टैंड अप हुआ था डेमचौक में, हॉट स्प्रिंग में। तो वो वाले प्लेस पे जाना, वहाँ देखना बहुत अच्छा लगेगा। एलएसी के बिल्कुल पास में है नाला टाइप देख रहे हो, जो पहाड़ों से बीच से पानी आ रही है नाला, यही एलएसी का काम करती है। जिधर मैं खड़ा हूँ ये इंडियन साइड है, और नाला की दूसरा साइड एक कच्ची रोड दिख रही होगी आपको, वो चाइनीज साइड है। ठीक है, और ये जगह जो है डेमचौक है। और मैं वीडियो में कोई भी आर्मी वाले कैंप्स वैम्प्स या आर्मी पर्सनल को मैं नहीं दिखाऊंगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो जितने जो टूरिस्ट देख सकते हैं, टूरिस्ट को जान सकते हैं, बस उतना ही चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बाकी आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। पहले यहाँ पे आने नहीं दिया जाता था, बट अब जो है आर्मी आने देती है। मतलब 50 मीटर भी नहीं है, हार्डली 50 मीटर होगा वो हॉट स्प्रिंग से एलएसी जो है। एक नाला सा क्रॉस करता है, इस साइड इंडिया, दूसरे साइड तिब्बत। ठीक है, वहाँ जाना। और जो ये वाली जाना है ना रास्ता उमिंगला, तो उमिंगला जाने के लिए भी आपके पास 2 रास्ते हैं। एक जो फोटिला पास होके जाता है वो, और दूसरा एक नुरबुला होके जाता है। तो नुरबुला वाला जो रास्ता है ना वो पूरा ऑफ रोड है, पूरा फुल्ली ऑफ रोड है। ठीक है, और जो फोटिला वाला है वो है मतलब आपको ऊपर ऊपर जाते रहना है, तो पूरा पिच रोड, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई ज़्यादा है।
ये है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा जा सकते हो, दोनों रास्ते ऊपर है। और सेम डे फिर आप वापस हानले आ जाओ और हानले में स्टे कर लो। डे 10 में जाओगे आप हानले से सोमररी। सोमररी भी जो है एक काफ़ी खूबसूरत लेक है, 14,000 फीट के लेक के। और पैंगोंग लेक और सोमररी लेक में डिफरेंस बताओ ना, तो पैंगोंग लेक जो है वो सॉल्टी वाटर लेक है और जो सोमररी लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है। और खूबसूरती दोनों का ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों बहुत खूबसूरत हैं। तो आप जाओ, करजोक में होम स्टे मिल जाए, करजोक में नाइट स्टे करो, वहाँ पे एंजॉय करो, ठीक है। फिर डे 11 में आप जाओगे सोमररी से सरचू। तो इस दिन आपको जो है आप सोमररी से जब स्टार्ट करोगे तो लेह मनाली हाईवे पे जाओगे। लेह मनाली हाईवे पे आप कहाँ पे चढ़ोगे, डेवरिंग पे चढ़ोगे। ये हूँ मैं अभी डेवरिंग पे, और डेवरिंग से ये 3 कोना है, जिधर से मैं आया हूँ वो आया हूँ सुमडो और सोकर की तरफ से, और एकदम शार्प लेफ्ट लेनी है जो अपनी मनाली सरचू वाली है, वो वाली रास्ते। देखो यहाँ बोर्ड में देख लो, आप ये बोर्ड में देखो, ये है ना 3 कोना दिख रहा है, जिधर से मैं आया हूँ वो माहे सोकर, और जिधर जानी है वो मनाली सरचू। डेवरिंग से पहले पहले ही ना आपका पुग्गा वैली भी है। तो पुग्गा वैली जो हॉट वाटर वाले जो वीडियो सारे देखे होंगे ना, वो वाले वहीं हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सरचू में जब पहुँचोगे ना, चिलचिलाती ठंड हवा मिलेगी और टेम्परेचर माइनस में, ऑब्वियसली बात है, 1 डिग्री 2 डिग्री और माइनस में मिलेगा, तो वो आनंद आ जाएगा। फिर अगले दिन डे 12 सरचू से आप मनाली, और इस दिन आप क्रॉस करोगे हिमाचल प्रदेश के पासेस, जैसे कि फेमस बारालाचला पास, ये वाले पासेस क्रॉस करोगे और आप मनाली पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो डे 11 है वो आप मनाली से चंडीगढ़ या फिर डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाओ, वो आपके राइडिंग स्टाइल पे और राइडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मेरा था कि मैंने क्या किया था, सरचू से सीधा चंडीगढ़ आ गया था और फिर अगले दिन चंडीगढ़ से दिल्ली आया था, इस तरह से किया था। अगर मैं एक नाइट मनाली में रुकता तो फिर मनाली से सीधा ही मैं दिल्ली पहुंचता। अब बात करते हैं फ्यूल प्लानिंग की। देखो, जब आप नोएडा से स्टार्ट करोगे और दिल्ली, नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से पठानकोट, श्रीनगर, श्रीनगर से फिर सोनमर्ग, कारगिल, उसके बाद फिर लेह पहुंचोगे। यहाँ तक तो देखो पेट्रोल पंप का कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल आपको पूरे रास्ता मिलते रहेगा, ठीक है। स्मार्टली मैनेज करोगे सब होते रहेगा। बातें स्टार्ट होती हैं लेह के बाद। जब लेह से नुब्रा जाओगे तो आपको जो मैंने जगह बताया ना, खलसर, खलसर में वाई जंक्शन पे ही पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे आप पेट्रोल फिलअप करवा लेना ज़रूर से ज़रूर। और नुब्रा वैली जाओगे तो नुब्रा वैली में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ना ही तुरतुक में है ना थांग में है, तो उस टाइम के लिए आपको पेट्रोल कैरी कर लेना। अगर आपका बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो छोटा है तो उस टाइम के लिए आपको कैरी करना पड़ेगा। फिर जब आप नुब्रा वैली से पैंगोंग जाओगे तो वापस से खलसर में रुकना, पेट्रोल फिलअप करवा लेना और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी ले लेना साथ में, ठीक है। पैंगोंग तक आपको फिर बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हो सकता है बीच में अब कोई नया पेट्रोल पंप ओपन हो गया हो, बट मुझे आइडिया नहीं है अभी। फिर अगले दिन आप नहीं है, पैंगोंग पहुंचने से पहले भी एक पेट्रोल पंप है, मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था, ठीक है। और उसके बाद आप जब पैंगोंग से हानले जाओगे तो इस दिन बीच में आपको एक सिर्फ न्योमा एक जगह पड़ेगा, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिलता है। बट न्योमा का जो पेट्रोल पंप है उसका पता है कंडीशन क्या है, विंटर्स में वो ना 4-5 बजे शाम को बंद हो जाता है, समर्स में वो 6 बजे तक ओपन रहेगा। और दूसरा चीज़ कि पेट्रोल अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो ओपन रहेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। तो चांसेस नहीं लेना, आप एक्स्ट्रा 10 लीटर का कैन कैरी करना। और चाहो तो फिर हानले में ब्लैक में पेट्रोल जो है मिल जाती है, हानले भी मिल जाएगा, न्योमा भी मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। फिर पेट्रोल एक्स्ट्रा कैन जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप हानले से सोमररी जाओगे और सोमररी से सरचू जाओगे, तो यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, तो वो आप स्मार्टली मैनेज कर लेना और कैरी कर लेना। उसके बाद फिर जब सरचू से आप मनाली वाले रास्ते पे मनाली को निकल जाओगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको कीलोंग में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जिस्पा में मिल जाएगा, फिर मनाली में मिल जाएगा, उधर फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फूड एंड स्टे का, ठीक है। थ्रू द जर्नी फूड एंड स्टे का क्या सीन था, तो देखो मेरा मानना है कि ट्रैवलिंग जो है बजट ट्रैवलिंग करो। मैं लग्जरी ट्रैवल नहीं करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक बजट होटल में स्टे कर लूँ
और सिंपल सादा सा खाना जो हेल्दी टाइप का हो, ठीक हो खाना, वो वाली खाना खा लो। जैसे पराठा खा लो, चावल दाल खा लो, राजमा चावल, छोले चावल, रोटी सब्जी, इस तरह का चीज़ें खाता हूँ, मतलब मैं करता हूँ। तो खाने का जो है पर डे मतलब मान सकते हो कि 600-700 रुपये, और स्टे का जो है 700 से 1200 रुपये पर डे का मान लो ये होगा, ठीक है। और अपने साथ जो है आप ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, एनर्जी बार्स कर सकते हो, जहाँ भी कभी लगे ऐसे खाने पीने को तो वो आप खा सकते हो। और अगर कुछ अच्छा खाने का मन है, कुछ और ट्राई करने का मन है, तो लेह में जाओ। लेह सिटी में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे ट्राई कर लेना। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, बजट ब्रेक डाउन। मेरा टोटल खर्चा कितना लगा और आपका कितना लगेगा। तो देखो, मेरा जो आइटनरी था वो नोएडा टू नोएडा था। तो थ्रू आउट द जर्नी जो मैंने जो बाइक राइड किया ना, वो 3400 से 3500 किलोमीटर का किया था। तो अगर 3400 किलोमीटर का ही मानते हैं, और मेरी बाइक जो है माइलेज देती है 25 की, तो उस हिसाब से मेरा जो पेट्रोल लगा था 136 लीटर का पेट्रोल खर्च हुआ, मतलब ठीक है। और इस 136 लीटर के लिए जो कॉस्ट बैठा मेरा 100 रुपये लीटर से आप जोड़ लो तो 13,600 का तो पेट्रोल मैंने जला दिया, ठीक है। उसके बाद खाने के बात रहा, तो खाना हमेशा ज़्यादातर कोशिश करो थोड़ा सा लोकल में खाएं, ढाबा में खाएं। तो पर डे का जो खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और स्नैक्स, ये सब तो जो मेरा निपट जाता था वो 600 से 700 रुपये में निपट जाता था। तो इस हिसाब से मेरा 11 दिन का जो फूड का था वो 6600 रुपये के हुए, मतलब 6600 के। फिर आता है स्टे का। तो स्टे का जैसे मैंने बताया कि वो किसी दिन हो सकता है कि 500-600 रुपये में आपको मिल जाए, और किसी दिन हो सकता है कि 1000-1200 आपको देना पड़े। मतलब वो डे टू डे डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन पे हो। जैसे अगर आप सिटी में हो, पठानकोट में हो, मनाली में हो, श्रीनगर में हो, कारगिल में हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। लेह में हो तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही आप नुब्रा में हो, तुरतुक में हो, पैंगोंग में हो, तो यहाँ पे होम स्टे मिल जाएगा, हनले में होम स्टे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन कंपेरिजन टू सिटी यहाँ पे थोड़ा सा कम रेट में मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि 1000 रुपये मेरा खर्च हुए थे। तो 11 दिन के 11,000 रुपये मेरे स्टे में चले गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जो आपके पॉकेट से जाते हैं, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं। जैसे कि आपकी बाइक की चैन कहीं पे टाइट करवानी है, ल्यूब करवानी है, बाइक कहीं क्लीन करवानी है, या फिर कुछ और, तो इसमें 5000 रुपये चले जाते हैं। इस हिसाब से जो मेरा जो खर्चा हुआ ना पूरा 11 दिन का, वो 36,000 रुपये हुए। मैंने आप लोग के लिए पूरा कैलकुलेशन करके रखा है। मैं इसको मेन वीडियो में भी लगा दूंगा पूरा फुल स्क्रीन पे, तो वो आप आराम से देख लेना, ठीक है। ताकि इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि एक भी चीज़ ना छूटे, ठीक है। तो आपको मैं मानता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये राइड सिर्फ ना एक डेस्टिनेशन तक का नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, रॉ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, मतलब नेचर को उस फॉर्म में एक्सपीरियंस करने का जिस फॉर्म में नेचर एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में। अगर आप भी लद्दाख बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और साथ साथ उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लद्दाख आपके साथ जाना चाहते हैं। और कोई सा भी डाउट हो, मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, कुछ भी हो, बेझिझक आप मुझे कमेंट करो, यूट्यूब पे करो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, मैं आपके सारे कमेंट्स और सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है, बिना कोई शर्त के, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नए डेस्टिनेशन पे, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।